डॉक्टर पी.एल. चंद्राकर, विभागाध्यक्ष भूगोल, सी.एम. दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज के कक्षा में हम छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। परिवहन व्यवस्था किसी भी प्रदेश या देश की आर्थिक संरचना का स्नायु तंत्र होता है। स्नायु तंत्र का अर्थ है जैसे शरीर में नाड़ी होती है और नाड़ी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में खून का प्रवाह होता है। उसी तरह से किसी भी देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, न केवल आर्थिक क्रियाएं बल्कि व्यापारिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य मानवीय गतिविधियां उस सड़क के माध्यम से या स्नायु तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होती है समस्त दिशाओं में। इसीलिए आधुनिक युग में किसी भी देश के आर्थिक विकास का परिवहन को मापदंड स्केल माना जाता है। इसका मतलब है जिस देश में जितना अधिक विकास हुआ है उस देश में परिवहन की सुविधा उतनी ही अच्छी है। अब देखते हैं कि प्राचीन काल में आज से लगभग सैकड़ों 200 वर्ष पूर्व परिवहन की सुविधा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। कबूतर, बैलगाड़ी, घोड़ा, आदमी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के किसी वस्तु को पहुंचाता और लाता था। किंतु आज वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण से परिवहन की सुविधाओं में बड़ा तेज़ी से विकास हुआ है। उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। जहाँ तक बात है पारिभाषिक रूप से परिवहन को परिभाषित करें तो परिवहन का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना को परिवहन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में परिवहन की न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि कहीं भी परिवहन के विकास के लिए कई भौगोलिक कारक उत्तरदायी होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारक है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक का मतलब होता है धरातली संरचना, वहाँ की जलवायु। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, हिम आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। पहाड़ और ऐसे क्षेत्रों में परिवहन का विकास करना कठिन कार्य होता है। दूसरा प्रमुख कारण है उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति। अगर किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो वहाँ उस क्षेत्र में उतने ही उच्च कोटि के या विकसित परिवहन पाए जाते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है उस प्रदेश की राजनीतिक सोच। राजनीति का उत्तरदायित्व होता है प्रदेश का सर्वांगीण विकास करे। वहाँ की राजनीति किस क्षेत्र को विशेष महत्व देता है, इस मायने पर परिवहन का विकास तेजी से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। उसके पश्चात से छत्तीसगढ़ में निरंतर परिवहन सुविधाओं का तेज़ी से विकास हो रहा है। हमारे राज्य में परिवहन के प्रमुख सुविधाएं सड़क मार्ग है, इसके पश्चात रेल मार्ग है, इसके पश्चात वायु मार्ग है तथा जल मार्ग है। हम छत्तीसगढ़ में देखें तो सड़क की जो सुविधा है वो काफ़ी विकसित अवस्था में है। यहाँ सड़क सुविधा 4 भागों में विभाजित है। ग्रामीण सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज सारे गांव एक दूसरे से परिवहन मार्ग से जुड़े हुए हैं। जिला सड़क जो एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ता है। और तीसरा राज्य सड़क है जिसका विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ है हमारे प्रदेश में। वह सड़क राज्य सड़क कहलाता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। और चौथा
हमारे यहाँ जो अभी काफ़ी विकास प्राप्त किया है, राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे कहते हैं, राष्ट्रीय सड़क कहा जाता है, उसका तेज़ी से विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश में सन 2010 के अनुसार 2225 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का विस्तार है। राजमार्ग जिसको स्टेट हाईवे कहा जाता है 3213 किलोमीटर है। जिला मार्ग 4848 किलोमीटर है। और ग्रामीण सड़क जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है 25,133 किलोमीटर है। कुल सड़कों की लंबाई 35,407 किलोमीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि रेलवे की तुलना में हमारे प्रदेश में सड़क सुविधा का विस्तार सर्वाधिक है। हमारे प्रदेश में जो राष्ट्रीय मार्ग है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो मुख्यतः राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 6 जो मुंबई और नागपुर और राजनांदगांव होते हुए कलकत्ता को जोड़ती है, पुराना मार्ग है। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 43 जो रायपुर से जगदलपुर होते हुए विशाखापट्टनम को जोड़ता है। तीसरा राष्ट्रीय मार्ग है जो राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 16 है जो जगदलपुर से चंद्रपुर महाराष्ट्र को भवानीपट्टनम होते हुए जोड़ता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में नवविकसित राष्ट्रीय मार्ग है रायपुर बिलासपुर जांजगीर चांपा राष्ट्रीय मार्ग 130 नंबर, 78 नंबर मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर जसपुर रांची राष्ट्रीय मार्ग, 111 नंबर बिलासपुर अंबिकापुर बनारस राष्ट्रीय मार्ग और 221 जगदलपुर से हैदराबाद। इसी तरह से हमारे प्रदेश में और 12A सिमगा से बेमेतरा से कवर्धा होते हुए जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग है। इसको हम मानचित्र में देख सकते हैं। यू कैन सी दिस। इस स्लाइड में हमारे प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग को मानचित्र के माध्यम से दिखाए गए। ये राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 6 है और ये राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 43 है और ये राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 16 है। ये राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक हैदराबाद जाती है 221 है। इसी तरह से रायपुर से बिलासपुर 130 और सिमगा से कवर्धा और जबलपुर होते हुए NH 12A और बिलासपुर से बनारस अंबिकापुर होते हुए राष्ट्रीय मार्ग तथा मनेंद्रगढ़ से रांची होते जसपुर होते हुए राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 78 है। इस तरह से हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग का काफ़ी अधिक विकास हुआ है, किंतु हमारे प्रदेश का नारायणपुर जिला और बलरामपुर जिला अभी भी राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा से वंचित है। दूसरा परिवहन का प्रमुख साधन छत्तीसगढ़ में है वो रेलवे परिवहन है। यह भी स्थल परिवहन कहलाता है। हमारे प्रदेश में 27 नवंबर सन 1888 को पहली बार रेल परिवहन की शुरुआत हुई नागपुर और राजनांदगांव के बीच में। बिलासपुर में 1889 में रेल सुविधा की शुरुआत हुई। हमारे प्रदेश में दो प्रकार की रेल लाइन है, एक ब्रॉड गेज है और दूसरा नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1053 किलोमीटर है तथा नैरो गेज 89 किलोमीटर है। प्रदेश का बिलासपुर को सन 1998 में रेलवे का नया जोन बनाया गया है। हमारे प्रदेश की जो रेल सुविधाएं हैं वो दो रेलवे जोन के अंतर्गत विभाजित है। बैलाडीला दंतेवाड़ा जगदलपुर कोरापुट रेल मार्ग पूर्वी तट रेलवे जोन में आता है। इसी तरह से रायपुर महासमुंद टिटलागढ़ रेलवे मार्ग पूर्वी तट रेलवे मंडल में आता है। शेष रेलवे मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसमें मुंबई राजनांदगांव दुर्ग भिलाई रायपुर बिलासपुर होते हुए कलकत्ता और दूसरा बिलासपुर पेंड्रा कटनी होते हुए इलाहाबाद बनारस प्रमुख रेलवे मार्ग है।
जिसको अपन इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। रेलवे मार्ग का संकेत चिन्ह इस तरह से दिखाया गया है। इस तरह से इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये मुंबई और बिलासपुर होते हुए कलकत्ता रेलवे मार्ग है। इसी तरह से बिलासपुर से कटनी होते हुए बनारस और देश के विभिन्न हिस्सों दिल्ली जाने वाला रेल मार्ग है। ये एक रेल मार्ग है, ये नैरो गेज है जो राजिम को जोड़ता है। इसी तरह से नैरो गेज दिल्ली राजहरा को जोड़ता है, जहाँ से लौ एस्क का भिलाई स्टील प्लांट को निर्यात होता है। जो पूर्वी तट रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाला रेल मार्ग था, वो उसको हम इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। ये बेलाडीला रेलवे खान है, यहाँ से जगदलपुर होते हुए इस तरह से विशाखापट्टनम तक की जाती है। हमारे प्रदेश का नारायणपुर जिला, कबीरधाम जिला और जसपुर जिला और बलरामपुर जिला अभी भी रेलवे सुविधा से वंचित है। हाँ, यद्यपि हमारे प्रदेश के सरगुजा और मनेंद्रगढ़ को रेलवे सुविधा प्राप्त है, परंतु दिक्कत ये है कि अगर हम सड़क मार्ग से इन जगहों में जाएं तो कम समय में पहुंच जाते हैं, और रेलवे मार्ग से जाते हैं तो अधिक समय लगता है। फिर भी रेलवे सुविधा के विकास हो जाने से आवागमन की अच्छी सुविधा हो गई है। तीसरी सुविधा है वायु मार्ग की। हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा है रायपुर में, राजधानी में। यहाँ की हवाई अड्डा माना पूर्व नाम है, वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से प्रतिदिन देश के विभिन्न हिस्सों में उड़ानें होती है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टियाँ हैं, जैसे बिलासपुर में चकरभाठा। अभी काफ़ी यहाँ पर हवाई अड्डा बनाने के लिए मांग हो रही है, और आने वाले आगामी कुछ दिनों में बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, जसपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं सारंगगढ़ में भी हवाई पट्टियाँ हैं। जिस देश में जितना अधिक विकसित परिवहन सुविधा होती है, उस देश की आर्थिक प्रगति उतनी ही तेज गति से होती है। न्यूजीलैंड दुनिया का एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वहाँ मांस और दूध से बने हुए सामग्री, पनीर इत्यादि का बहुत अधिक उत्पादन होता है। वह देश अपनी उच्च कोटि की परिवहन सुविधा के कारण से दक्षिण गोलार्ध से हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी गोलार्ध में यूरोपियन कंट्री को प्रतिदिन दूध, पनीर और मांस से बने सामग्रियों का निर्यात करता है और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करता है। एक कहानी हम और यहाँ पर परिवहन के प्रसंग में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो प्रासंगिक होगा कि आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व जापान का होन्शु के निकट एक द्वीप है, आवासी द्वीप। वहाँ के बच्चे एक दिन नाव से स्कूल होन्शु द्वीप जा रहे थे, किंतु तूफान आने के कारण नाव पलट गई और 50 बच्चे को जल समाधि हो गई। वहाँ की सरकार को इस बात की सूचना मिली, तो उस सरकार ने, जापान की सरकार ने वहाँ एक दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बनवाया, जिससे आज आवासी द्वीप के बच्चे और लोग होन्शु द्वीप तक आसानी से आ जा सकते हैं। उस सस्पेंशन ब्रिज में इतना अधिक तार लगा है कि पूरी पृथ्वी को 7 बार लपेटी जा सकती है। इस तरह से देखते हैं कि जितना अच्छा, और न केवल आर्थिक प्रगति होती बल्कि शैक्षणिक और स्वास्थ्यगत लाभ भी हमको उच्च कोटि की परिवहन सुविधाओं से प्राप्त होता है। बीमार व्यक्ति को बड़े अस्पतालों में आसानी से सुविधापूर्वक कम समय में पहुंचा सकते हैं। बड़े डॉक्टरों को अपने शहर में ले जा सकते हैं। बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ने लिखने के लिए लोग आ जा सकते हैं। अगली परिवहन की सुविधा है
बहुत कम विकास हुआ है हमारे प्रदेश में। जल मार्ग हमारे प्रदेश में सबरी नदी है, दक्षिण में कोंटा जिला है। कोंटा जिला में वर्षा ऋतु में कोंटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश के कुनावरम और रजामंद्री तक जल परिवहन होता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में जो बड़े बड़े जलाशय हैं, जिसमें प्रमुख जलाशय है गंगरेल और बांगो जलाशय। गंगरेल जलाशय ये रायपुर धमतरी में बना है और बांगो जलाशय कोरबा में हसदो नदी में बना है। यहाँ पर जलाशय का विस्तार बहुत अधिक है, तो इसके आसपास के लोग नाव के माध्यम से आवागमन करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रदेश में थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन तीनों प्रकार की परिवहन का विस्तार है, किंतु थल परिवहन जिसमें सड़क का विकास सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा कहीं कहीं पर हमारे प्रदेश में रोपवे रज्जू पथ का भी विकास किया गया है। जैसे डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी की मंदिर जाने के लिए रज्जू पथ की सुविधा है। इसी तरह से बाल्को एल्युमिनियम प्लांट अपने कच्चा माल बॉक्साइट विभिन्न स्थानों से रज्जू पथ के माध्यम से आयातित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रदेश में जो सड़क सुविधा है उसका सर्वाधिक विकास हुआ है। उसके पश्चात रेल सुविधा का विकास हुआ है। अभी भी हमारे प्रदेश के कई स्थान ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें कबीरधाम जिला है, नारायणपुर जिला है, जसपुर जिला है और आपके बलरामपुर जिला है, यहाँ रेल सुविधा नहीं है। इसी तरह से हमारे प्रदेश में हवाई सुविधा केवल राजधानी में है। यदि इन सुविधाओं का विकास इन क्षेत्रों में भी किया जाए तो प्रदेश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास तेजी से होगा। वायु सेवा का विस्तार सीमित है तथा बड़े बड़े बांधों के निर्माण के बाद भी उसमें जल परिवहन की आवश्यकता अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से हम आज परिवहन का क्या महत्व है, हमारे प्रदेश में परिवहन की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार की परिवहन सुविधा का विकास सर्वाधिक हुआ है, इन बातों को स्लाइड के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से जाने हैं। थैंक यू, नमस्कार।